हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। और आज देखते हैं 22 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखो, आप सभी को पता होगा आज की न्यूज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसकी आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। तो उसके बारे में मैंने सबसे पहले उसी की न्यूज़ रखी है। तो देखो, राम मंदिर से जो विवाद हुआ संबंधित और उसका निर्माण कार्य जो कुछ हुआ शुरू से एंड तक, मस्जिद और राम के बारे में सब कुछ अच्छे से समझते हैं। कि देखो, इसमें सबसे पहले ये जान लो कि ये जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उसको लेकर के और जो राम मंदिर का विवाद स्टार्ट हुआ था, वो मस्जिद बनाई गई थी 1528 ईस्वी में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? बाबर का एक सूबेदार था जिसका नाम था मीर बाकी, उसके द्वारा ये मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, फिर आगे चल के इसमें तकरीबन 330 साल के बाद इसमें पहली FIR दर्ज की गई थी, यानी परिसर में हवन पूजा करने पर इसमें पहली बार 1858 में तकरीबन 330 साल बाद पहली FIR दर्ज की गई थी। फिर इसके बाद देखा जाए तो और आगे चलो, फिर 1885 में इसके स्वामित्व को लेकर के, यानी इसमें किसका अधिकार है, किसका अधिकार रहेगा, तो इसको लेकर के पहला दीवानी मुकदमा दर्ज किया गया था इसमें 1885 में। फिर 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत ने ताला खोलने का आदेश दिया था इसका, यानी इसमें ताला लग गया था। और फिर 1 फरवरी 1986 को इसमें ताले को खोलने का फैजाबाद जो अदालत है उसके द्वारा इसमें फैसला दिया गया था 1 फरवरी 1986 को। फिर आगे चलो 1989 को, 9 नवंबर 1989 को इस विवादास्पद स्थल के करीब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 1989 को। फिर आगे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादास्पद जो ढांचा था उसको गिरा दिया था, यानी जो भक्त पहुंचे थे उनके द्वारा इसमें जो विवादादित जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया था। और फिर आगे 30 सितंबर 92 हो गया। फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को 3 पक्षों को बांटने का आदेश दिया था, जो कि 3 पक्ष जो थे उनके मध्य जो विवाद चल रहा था उनको बांटने का इसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था। और फिर 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना था। देखो, ये 9 नवंबर 2019 का जो फैसला था, ये रंजन गोगोई जिसकी अध्यक्षता में जो पाँच जजों की संवैधानिक पीठ बनी थी, उसका ये महत्वपूर्ण फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को। और इसी में इस स्थल को राम जन्मभूमि मान लिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 9 नवंबर 2019 का। और देखो, रंजन गोगोई को अभी हाल ही में असम का असम वैभव पुरस्कार भी मिला है, सभी को पता होगा, जो असम का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो कह सकते हो कि जो ये 2019 में फैसला सुनाया था राम जन्मभूमि को लेकर के, वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा सुनाया गया था। और फिर आगे 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। कब? 5 अगस्त 2020 को। तो समझ सकते हो 5 अगस्त 2020 से लेकर 22 जनवरी 2024 का ये दिन इसका निर्माण कार्य का रहा, और निर्माण तो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन 22 जनवरी 2024 का ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 22 जनवरी के ही दिन, यानी आज के दिन ही इस मंदिर में राम जो प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका दिन है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। आज का कार्यक्रम देखना ना भूलना, सभी से कहूँगा मैं। और देखो, इसके बारे में और अच्छे से समझ लो कि जो मस्जिद बनने के तकरीबन 330 साल बाद इसमें जो लड़ाई थी वो स्टार्टिंग हुई थी। समझ सकते हो, पहली FIR दर्ज की गई थी। और ये जो लड़ाई है तकरीबन 134 साल चली है कंप्लीट, देखा जाए तो 134 साल चली ये। और फिर आगे देखो, और इसमें अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझ लो कि 1528 में अयोध्या राम मंदिर इसको मस्जिद पर बनने का कार्य शुरू हुआ था। 1528 में अयोध्या जो राम मंदिर जन्मभूमि है उसके स्थान पर मीर बाकी के द्वारा बनाई गई थी। और फिर आगे 1858 में इसमें पहली FIR दर्ज की गई। और 1885 में अदालत पहुंची, राम के लिए पक्के घर की बात पहुंची थी, यानी अदालत में राम के लिए इसमें पक्का घर बनाने के लिए बात पहुंची। और 1949 में मूर्तियों का इसमें प्रकटीकरण हुआ, जैसे खुदाई की गई तो इसमें मूर्तियां मिली तभी अंदर। और 1950 में आज़ादी के बाद पहला मुकदमा आया इसमें। और 1949 में निर्मोही अखाड़े ने मांगी
पूजा अर्चना की अनुमति, यानी निर्मोही अखाड़े के द्वारा इसमें 1959 में पूजा अर्चना की अनुमति मांगी गई थी। देखो इसमें 3 पक्ष थे, एक तो निर्मोही अखाड़ा, एक मुस्लिम पक्ष और एक हिंदू पक्ष, तो समझ सकते हो। और 1982 में हिंदू धर्म स्थलों की मुक्ति का अभियान चला 1982 में। 1986 में परिसर का ताला खोला गया। 1989 में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हुआ 1989 में। 1990 में आडवाणी ने शुरू की रथ यात्रा और आंदोलन को दी धार 1990 में। और 1992 में विवादादित जो ढांचा था उसको कल्याण सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया, यानी गिराया गया था। उस टाइम कल्याण सिंह जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1992 में ये ढांचा जो है गिराया गया था। और 1993 में दर्शन पूजन की अनुमति मिल गई थी 1993 में। और 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था तीनों पक्षों को बांटने के लिए इस जमीन को। और 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश की गई 2017 में। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया इस पर मंदिर निर्माण को लेकर के रंजन गोगोई की अध्यक्षता में। 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, याद रखना, नींव जो रखी गई थी मंदिर की 2020 में रखी गई। फिर आज जो 22 जनवरी 2024 है, भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। और राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। और 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है, याद रखना, जब मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। और 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा, याद रखना, 23 जनवरी यानी कल से खुल जाएगा। तो अब इसमें देर ना करते हुए पहली न्यूज़ देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ अच्छी लगी हो, ठीक है, तो राम मंदिर के बारे में अच्छे से जान लो। देखो अब पहली न्यूज है 22 जनवरी की कि हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया है भारत को। FAO की समिति का उपाध्यक्ष किसको? भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO कॉफी उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और 57 वर्षों के बाद भारत कैप्चर फिशरीज पर FAO मत्स्य पालन ब्यूरो में शामिल हो गया है। 57 वर्षों के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन प्रबंधन के साथ इसकी भागीदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, याद रखना। अब देखो ये प्रमुख युद्ध अभ्यास शामिल किए हैं मैंने, ये जान लो जो 2024 में हुए हैं। ये द्विपक्षीय अभ्यास हैं, यानी दो देशों के मध्य होते हैं। द्विपक्षीय का मतलब ये होता है। और बहुपक्षीय यानी बहुपक्षीय में समझ सकते हो 2 से अधिक देश भी शामिल होते हैं, उसमें कितने भी शामिल हो सकते हैं। और देखो इसमें पहला है युद्ध अभ्यास, पहले देश जान लो, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सेना है उसके मध्य युद्ध अभ्यास होता है, यानी थल सेना के मध्य आस्ट्रा हिंद होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के मध्य। और नौसेना के मध्य होता है ऑस्ट्रेलिया और भारत की ओसिंडेक्स होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य। देखो नामों में ही है। और अब देखो दूसरा है आगे भारत और बांग्लादेश के मध्य जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें सेना का होता है संप्रीति, नौसेना का होता है INBN कॉर्पेट, सेना का संप्रीति INBN कॉर्पेट नौसेना का, और वायुसेना का होता है टेबल टॉप पूर्व। ये 2 अभ्यास तो आपको शायद नए मिल रहे होंगे, तो इन्हें भी याद कर लेना। INBN कॉर्पोरेट ये होता है नौसेना का भारत और बांग्लादेश, और वायुसेना का होता है टेबल टॉप पूर्व। और आगे अब भारत और चीन के मध्य देखो, ये होता है हाथों में हाथ, यानी हैंड इन हैंड, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारत और फ्रांस के मध्य काफ़ी पूछे जाते हैं, तो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं सेना का तो होता है शक्ति, और नौसेना का होता है वरुण, और वायुसेना का होता है गरुड़। सेना का होता है शक्ति, नौसेना का होता है वरुण, और वायुसेना का गरुड़। तो इन सभी को अच्छे से समझ लेना। और सूर्यकिरण होता है नेपाल के मध्य, वो भी याद करना आप। और देखो ये जो वरुण है, ये गरुड़ है, अगर इसमें आप शक्ति लगा दोगे जैसे वरुण शक्ति, तो याद रखना ये इंडोनेशिया के साथ होते हैं भारत के। सेकंड न्यूज़ देखो, हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है?
पके पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन, तो ये कहाँ किया गया है? पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है ये। तीसरी न्यूज़ देखो, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एसएसबी का महानिदेशक तो ये बनाया गया है दलजीत सिंह को। नियुक्त समिति ने 30 नवंबर 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए एसएसजी के महानिदेशक के रूप में किसको? बलजीत सिंह को बनाया है महानिदेशक। चौथी न्यूज़ देखो, हाल ही में बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। याद रखना, बोइंग का ये जो जहाज़ों की निर्माण कंपनी है बोइंग, इसका जो परिसर का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना। और ये अत्याधुनिक इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ की ज़मीन पर बनेगा। 1600 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा और 43 एकड़ की ज़मीन पर बनेगा ये। पांचवी न्यूज़ देखो, हाल ही में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? यानी जो अभी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये रखी गई है 16 वर्ष, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 16 वर्ष रखी गई है। 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं होगा। याद रखना, जो कोचिंग सेंटर हैं उसमें नामांकन कम से कम 16 वर्ष के छात्र का होगा, याद रखना। या छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। इसमें यह कर दिए, ये समझ लो, या तो 16 वर्ष की आयु हो कम से कम या माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद। और कोई भी कोचिंग केंद्र स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा, याद रखना। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 ये दिल्ली का लाल किला है, वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। और लाल किले का निर्माण कराया गया था शाहजहाँ के द्वारा, याद रखना। और जो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने, और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। तो इन दोनों को समझ लेना। हाल ही में कौन सी राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कर रहा है? किस राज्य के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये तमिलनाडु में हो रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के। और ये खेल स्पर्धाएं देखा जाए तो इसमें ये 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में किए जाएंगे। कहाँ? काफ़ी स्पर्धाएं इसमें खेल की, तो याद रखना ये यूथ गेम्स जो 2024 के हो रहे हैं तमिलनाडु में किए जा रहे हैं और 4 शहरों में किए जाएंगे, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? देखो, थोड़े दिन पहले भारत ने की थी, जिसमें भारत ने जो चंद्रयान भेजा था उसमें रॉकेट का प्रयोग किया था LVM-3M4 का। तो अब ये जो मून मिशन स्नाइपर है ये भेजा है किसने? जापान ने। तो याद रखना, जापान ने भेजा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चंद्रमा पर। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया है? तो इसमें किया गया है 19 बच्चों का। कितने? 19 बच्चों का। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सभी 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। देखो, इसका चयन तो प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन इसको पुरस्कृत करने का कार्य करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को मनाया गया है पेंगुइन जागरूकता दिवस। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी गई है? हाल ही में कहाँ आधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है भुवनेश्वर के परिसर में। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ? भुवनेश्वर में रखी गई है ये। किसकी? आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला। और किससे संबंधित है ये? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान से। नेक्स्ट देखो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली देखते रहो। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें लेकर के आता हूँ, 24-25 न्यूज़ें शामिल करता हूँ डेली इसमें, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो देखो इसमें कि हाल ही में किस अस्पताल ने एक ही दिन में कई प्रत्यारोपण सर्जरी करके एक रिकॉर्ड बनाया है। किस अस्पताल ने एक ही दिन में प्रत्यारोपण सर्जरी करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने, किसने? सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है ये, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, या इसे शॉर्ट में SVIMS भी बोल देते हैं, तो इसने बनाया है। हाल ही में कहाँ 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख खोजा गया है? 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख, तो ये आंध्र प्रदेश के नल्लामाला में, यानी विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के समय का है ये जो शिलालेख खोजा गया है, आंध्र प्रदेश के नल्लामाला में खोजा गया है, और विजयनगर के जो राजा हुए थे देवराय द्वितीय, उनके शासनकाल का है और तकरीबन 15वीं शताब्दी का है। हाल ही में कहाँ 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसका नाम है मोहो-जुजू, इसका आयोजन हुआ है। मोहो-जुजू जो भैंसों की लड़ाई है, पारंपरिक लड़ाई है, 9 साल बाद इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है असम में। कहाँ पर? असम में हुआ है। हाल ही में कहाँ की स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? कच्ची खरेक, खच्ची खरेक ये स्वदेशी खजूर है और इसको GI टैग मिला है। तो ये कहाँ की है? ये गुजरात की है, खच्ची खरेक। हाल ही में शिलोंग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक आयोजित हुई है। किसकी? 11वीं ये उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग की बैठक कहाँ पर? शिलोंग में। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में ICICI ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया, यानी कनाडा में लॉन्च किया है मनी टू इंडिया। किसने? बैंक है ICICI बैंक ने, मोबाइल बैंकिंग ऐप है ये मनी टू इंडिया। हाल ही में टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए, यानी वर्ष 28 तक IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। किसने? टाटा ने 2028 तक IPL के प्रसारण की। हाल ही में जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसका? पेप्सिको इंडिया का कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। किसको? जागृत कोटेचा को, जागृत कोटेचा को। नेक्स्ट देखो, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है या किया जाएगा? फाइटर एयरफील्ड का विश्व का सबसे ऊंचा होगा ये फाइटर एयरफील्ड, तो इसका निर्माण किया जाएगा कहाँ? भारत के लद्दाख केंद्र शासित में, लद्दाख में न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG पर लड़ाकू अभियानों के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे बनाया जा रहा है। कितना? 2.7 किलोमीटर लंबा ये कंक्रीट रनवे बनाया जा रहा है और यह 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा। कितनी ऊंचाई? 13,700 फीट की ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, KIOCL लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो ये गंती वेंकट किरण को। पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में मिस अमेरिका का ताज किसे पहनाया गया है? यानी मिस अमेरिका किसके लिए? पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में मिस अमेरिका 2024 का ताज किसको? तो ये मेडिसन मार्स को पहनाया गया है। किसको? मेडिसन मार्स को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में NCL इंडिया लिमिटेड के निदेशक यानी वित्त निदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है, यानी चुना गया है? किसको पदभार दिलाया गया है? तो NCL इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने कौन? प्रसन्न कुमार आचार्य बने। हाल ही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य का उल्लेख 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में नहीं किया गया है? हाल ही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य का उल्लेख है? 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग जो जारी की गई उसमें उल्लेख नहीं है, तो ये महाराष्ट्र राज्य का नहीं है। किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की
लिस्ट में नाम नहीं है। तो गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु स्टार्टअप प्रमोशन 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं कौन? गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया है 1500 लोगों ने तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो ये बनाया ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है उसमें 1500 लोगों ने तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड यानी बस विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और देखो इसमें कि यह कार्यक्रम ग्वालियर किले के प्रतिष्ठित कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह, संगीत समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे जीत दिया गया है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो यह दिया गया है एम्मा स्टोन को। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड है 2024 में पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एम्मा स्टोन को। ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 8 ट्रॉफियां हासिल की हैं। किसने? ओपेनहाइमर ने, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। हाल ही में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? किस परियोजना के समर्पण दिवस पर ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? यानी किस परियोजना के समर्पण दिवस पर ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो श्री जगन्नाथ परिक्रमा के दिवस पर की गई है। श्री जगन्नाथ परिक्रमा के समर्पण दिवस पर ओडिशा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। और स्कूल, कॉलेज सहित सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान 17 जनवरी को बंद किए गए हैं, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? उड़ीसा से, वहीं पर मंदिर है। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम? भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के मध्य तो ये एक्स अयुत्सा, इसका नाम क्या है? एक्स अयुत्सा पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है। इसे भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना यानी थाईलैंड की जो रॉयल थाई नौसेना है, भारत और थाईलैंड के मध्य कौन सा अभ्यास होता है नौसेनाओं के? एक्स अयुत्सा, इंपॉर्टेंट है, एक्स अयुत्सा। और यह अभ्यास जो है 20 से 23 दिसंबर 2023 तक चलेगा, 20 से 23 दिसंबर 2023 तक। लास्ट न्यूज देखो, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्कीट शूटिंग में, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्कीट शूटिंग में जीता है योगेश सिंह ने। तो इस तरह से दोस्तों ये 22 जनवरी की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी न्यूज लगी, क्या कुछ सीखने को मिला बताओ कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। और कल मिलते हैं फिर 23 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। डेली क्लास सुबह होती है, तो सभी से कहूँगा मैं इस क्लास को मेरे साथ एंड तक देखा करो। डेली कंटेंट में सुधार करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ डेली सुधार डेली करूँगा, ठीक है? तो पढ़ते रहो। अब कल मिलते हैं, बाय।